स्टार्ट करते हैं। और जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन किए हैं, अभी तो क्वेश्चन बहुत से आ जाएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक मैंने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बता दिया है ना भाई। अब हम दूसरा टॉपिक लिखते हैं और वो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताओ मेरे को स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताओ थोड़ा सा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा भाई? when there is no relative motion, when there is no relative motion between surfaces in contact. When there is no relative motion between the surfaces in contact, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है क्या बात? स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि है ना, जैसे ये फ्रिक्शन है और ये है एफ अप्लाइड। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और ये मैक्सिमम जो होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसे हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एफएस मैक्स। और ये जो होता है ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस होता है और ये 45 डिग्री पर एंगल पर बनाता है। क्लियर है क्या बात भाई? हाँ, मैंने आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि मान लेते हैं ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है और यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है एंड इट इज एट रेस्ट। है ना, तो ये हमारी रफ सरफेस है। तो इसका यदि मैं एफबीडी बनाऊंगा तो एफबीडी इसके 3 kg पर एक तो 2 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, 3g नीचे लगेगा, नॉर्मल इधर की ओर लगेगा। तो रेस्ट पे है तो एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। इसलिए जो स्टैटिक फोर्स है वो 2 न्यूटन हो जाता है। ऐसे करके समझ में आई बात? अब मैं डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। वैसे तो मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको लिखा दिया था, है ना, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल्स। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा दिए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस प्रकार से होती है, ये मैंने बता दिया था आपको। कॉपी करो यहां तक और बताओ। डस्टर काम में है ना। बिल्कुल सही बात है। अब देखो कैसे करेंगे हम। मैं आपको एग्जांपल के आधार पर बताऊंगा कि ये किस प्रकार से स्टेटमेंट वैलिड है। देखो जैसे मान लीजिए किताब है, ये किताब है, ये तो बुक है और बुक के ऊपर रखा है डस्टर। अब ध्यान से देखो, मैं इस किताब को पकड़ करके ऐसे ले जा रहा हूं, इधर से देखो यूं करके ऐसे ले जा रहा हूं, सही है? तो अब ये बताओ, ये तो हो गई बुक और ये हो गया मान लिया इस पे डस्टर। क्लियर है क्या बात?
और ये बुक जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, और दोनों के बीच डस्टर इज प्लेस्ड ऑन बुक, डस्टर इज एट रेस्ट ऑन बुक, इज प्लेस्ड, या जैसे भी इंग्लिश में लिखना चाहो, एंड बुक ऐसे लिख लेंगे, एंड बुक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। सही है भाई बात? ये इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए है। बताओ तो मेरे को इस डस्टर पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बताओगे, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों के बीच? हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा। तो यदि मैं डस्टर का एफबीडी बनाऊंगा, ये रहा डस्टर, तो बताओ डस्टर का मास m मान लूं यहां पर, और नॉर्मल रिएक्शन तो n लगेगी। अब ये बताओ फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये दोनों सरफेस है, इन दोनों सरफेस पर ही लगेगा। या तो इसके मॉलिक्यूल इस पे लगाएंगे, या तो फर्स्ट में लगाएंगे फ्रिक्शन, या सेकंड में लगाएंगे। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक क्यों लगेगा भाई? बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, है ना? मोशन तो है, डस्टर की मोशन है, रेस्ट पे नहीं है, बट इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और किधर लगेगा? फर्स्ट में लगेगा, सेकंड में लगेगा? आप बताओगे। अच्छा, अब नहीं पता तो ये बता सकते हो कि इसका मास mg है, नॉर्मल रिएक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप मेरे को बता सकते हो डस्टर की मोशन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड ऐसे ले जा रहे हैं हम, जैसे पेन को ले जा रहे हैं। तो क्या डस्टर में एक्सेलरेशन है x में या नहीं है? है। कितना एक्सेलरेशन है? जो बुक का एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर बना दूं भाई? इसका इधर है। तो ये देखो, ये कोई, अब तुम ऐसे मत सोचो कि ये बुक है, ये बुक पर ऐसे जा रहा है। तुम केवल और केवल इसे कंसीडर करो, डस्टर को। ये रहा डस्टर, डस्टर को हवा में देखो और डस्टर आगे चल रहा है, तो आगे चलेगा किसी एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन है बॉडी में, तो फोर्स तो लगेगा इस पे। फिर तो इस डस्टर पे कौन फोर्स लगा रहा है, आप बता सकते हो? कौन फोर्स लगा रहा है? बताओ भाई साइना, इस डस्टर पर कौन फोर्स लगा रहा है जो इसे आगे एक्सेलरेट करा रहा है? मेरा हाथ, ये बुक। सुनाई नहीं दे रहा आपको? मेरे को लग रहा है ऐसा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बुक में भी कौन लगाएगा? मॉलिक्यूल्स में भी कौन लगाएगा? चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये वाली सरफेस है ना, ये वाली सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, इसके मॉलिक्यूल, इस बुक के मॉलिक्यूल इस पे लगा रहे हैं और ये आगे जा रहा है। तो जब ये एक्सेलरेशन इसका आगे है, तो इस पे इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता, ऊपर की साइड में कोई फोर्स ही नहीं लग सकता, इसी सरफेस पे लगेगा फोर्स। अब बताओ किधर फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स कौन सा होगा? मॉलिक्यूल यानी चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाया गया स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा स्टैटिक?
किधर? राइट साइड पे। राइट साइड में स्टैटिक फोर्स। आगे बात समझ में? तो अब ये बताओ, ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मोशन को अपोज कर रहा है या हेल्प कर रहा है? हेल्प कर रहा है, अरे इसे आगे बढ़ा रहा है। और अगर जो मैं इस बुक में कहूं कि बुक की ऊपर वाली सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये जो बुक है, ये बुक, इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, मैंने बताया था फ्रिक्शन ऑलवेज फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ, आपने बताया था, है ना? मैंने तो ये कहता था एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे 100%। तो यदि इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो बुक की ऊपर वाली सरफेस पे फ्रिक्शन तो लगेगा इधर और इस वाली सरफेस पे लगेगा इधर। क्लियर है क्या बात? समझ में आ गई बात? तो अब ये दिमाग से बात निकाल देना कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है मोशन की, है ना? तो फ्रिक्शन डस्टर की मोशन को हेल्प कर रहा है जबकि बुक की मोशन को अपोज कर रहा है ना? लिख सकते हैं यहां डस्टर की मोशन को एफएस हेल्प कर रहा है जबकि बुक की मोशन को अपोज कर रहा है। समझ में आई बात? जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक रूल से निकलती है कि वो इस प्रकार से लगता है कि रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करे। स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है क्या बात? तो इस बात का ध्यान रखना भी हमेशा। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती तो इसलिए बच्चे, तो इसका मतलब ये बताओ साइना, जब कॉपी कर लो तो बताना। सही है भाई बात? मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, दिमाग से बात नहीं गई, कुछ और सोचने लग गया मैं। कैसे कैसे क्या? आप बता रहे थे कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं डायरेक्शन कहाँ आएगी। हाँ, डायरेक्शन कैसे आएगी? तो डायरेक्शन तो आप निकाल ही देते हो, है ना? डायरेक्शन ऐसे निकाल लेना, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लिया ये मास m है और ये प्लैंक है, ऐसे करके। अब बुक मान लो, कुछ भी मान लो, बुक ही मान लो, सही है? और
ये ऐसे चल रही है, मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है ना, और रिटार्ड हो रही है, एंड बुक इज स्पीड ऑफ बुक इज डिक्रीजिंग। सही है बात? ब्लॉक M is at rest with respect to book. What is the direction of FS? Direction of FS बताना भाई, इसका वीडियो बना करके। डायरेक्शन ऑफ एफएस बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। अरे इस पे रखी हुई है ना, ये आगे की ओर चल रही है, बुक आगे की ओर चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो रही है। इसकी देखो ऐसे चल रही थी 100 से, तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, सिस्टम में रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है तो एम में भी रिटार्डेशन होगा, है ना। एग्जांपल लिख लो आप, इसे कॉन्सेप्ट लिख लो जैसे आपका मन करे। मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना है। यदि मास m का एफबीडी बनाऊं तो एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ, मास आगे चल रहा है, ये चल तो आगे रहा है, लेकिन इसमें रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इधर नहीं होगी। तो इधर की ओर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी इस पे किधर लगना चाहिए? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। तो अब ब्लॉक तो आगे चल रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा? इधर होगा। और बुक का यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, जब दो सरफेस के बीच पे एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लग जाए एक सरफेस पे, तो दूसरी सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप से लगा देना। सही है? ये न्यूटन थर्ड लॉ। अरे जब आप गाड़ी में ब्रेक मारोगे और गाड़ी में बैठ रहे हो आप, और जब गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो मान लेना, जब गाड़ी, हाँ गाड़ी में रखना, और गाड़ी के ऊपर मान लिया जो डेस्क बोर्ड पे कुछ चीज, भगवान जी की मूर्ति लगी रहती है, लगी रहती है, तो उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अरे ये हम गाड़ी में बैठे हैं और डेस्क बुक पे कुछ चीज चिपका रखी है आपने ऐसे, और अभी गाड़ी रेस्ट पे है, तो ये जो चीज है ये गाड़ी है और रेस्ट पे है, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बताओ? mg और नॉर्मल लगेगा। अब गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो आप, तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे? mg नॉर्मल और फ्रिक्शन आगे। सही है? अब गाड़ी बहुत तेज चल रही है, आपने ब्रेक लगाए, तो ये तो रेस्ट पे रहेगी ना। तो यदि ये चीज इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो भार वाला व्यक्ति, ये इसके भार से देखना, इसे हम भार से इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट पे रहेगी। भार वाला व्यक्ति जब इसका एफबीडी बनाएगा तो ये तो आगे चल रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, लेकिन रिटार्ड हो रहा है ना, ये इसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसे रोक कौन रहा है? इसकी स्पीड को कम कौन कर रहा है बताओ?
इसकी स्पीड को इसके मॉलिक्यूल फ्रिक्शन लगाने लगते हैं पीछे से, सेल्फ एडजस्टेबल। समझ में आई बात? जितना ज्यादा तेजी से ब्रेक लगाओगे उतना ज्यादा रिटार्डेशन होगा और उतना ज्यादा ये सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है? हाँ, पॉसिबल कैसे नहीं है भाई? ऐसा पॉसिबल है। सही है। चलो अब मैं आपको एक सवाल और करा देता हूं इसमें। ये देखो, तो मतलब डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये रहा ये मोबाइल, ये ऐसे आगे जा रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है ऐसे, तो मोबाइल पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? राइट की तरफ। अब मान लीजिए तेजी से आ रहा है और धीरे धीरे रुक गया है, तो किधर लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो इस चीज का ध्यान रखना। मतलब ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है समझना तो चाहिए ही आपको। क्वेश्चन लिखो फाइंड द reaction force applied by wall on the block as shown in figure when first F is equal to 40 Newton, second F is equal to 60 Newton। और फिगर क्या है? ये वॉल है, दिस द बॉल, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे करके, यूं करके। ये है 10 kg का ब्लॉक और ये फोर्स लग रहा है F, और F की वैल्यू ये है ग्राउंड, और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.5 है ना। न्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। आपको रिएक्शन बतानी है। दिस इज द ग्राउंड, और यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.5 है। म्यू एस का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Yes. देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। इसका एफबीडी बनाएंगे 10 kg का। एक तो 10G रहेगा Yes. और एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में जो फोर्स है कितना है? 40 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? न्यूटन फोर्स। Yes. अब ये देखो, यहां पे तो दीवार लगी हुई है, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन फोर्स निकालना है आपको। बात ये है कुल मिला के। तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद रिलेटिव मोशन होगी क्या? इज देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेसेस? नो। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा स्टैटिक लगेगा,
है ना। Yes. तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन आए तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो होता है सेल्फ एडजस्टेबल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एफएस मैक्स निकाल लोगे। तो बोर्ड में देखो, जब फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा तो इधर की ओर ही, लेकिन कितना लगेगा ये नहीं पता हमें, है ना। तो मैं सबसे पहले एफएस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेता हूं, है ना। ये कितना होगा, म्यू एस इनटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी भाई, म्यू एस की वैल्यू आएगी कितनी, 0.5, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 10 जी, यानी कि 10 जी यानी कि 50 न्यूटन। तो यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, सही है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, अब मेरे को बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, अब इस केस में 40. एफएस मैक्स, जरूरी नहीं है एफएस मैक्स लगे, 40 न्यूटन से 40 न्यूटन लगेगा, वेरी गुड, है ना। क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो 0 टू कहां तक होगा भाई, 0 टू एफएस मैक्स तक होगा। तो जैसे यहाँ 40 न्यूटन लगाया तो यहाँ 40 न्यूटन लगने लगेगा, बोलो। तो जब आप यहाँ 40 न्यूटन लगाओगे तो ये जो ग्राउंड है ना, धरती, तो ये भी 40 न्यूटन लगाने लगेगी। तो इसके बीच में यदि रिएक्शन फोर्स आर, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वॉल एंड सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, ऐसे लगेगी। तो बताओ रिएक्शन की वैल्यू ग्राउंड वॉल के द्वारा इस ब्लॉक पर लगाया गया फोर्स कितना होगा, जितना ब्लॉक वॉल पे लगाएगा तो ब्लॉक कितना लगा रहा है बॉल पे, 10 into 40. नहीं नहीं सुनो, आप मेरी बात समझ नहीं पाए आप। बोर्ड पे देखो, अगर जो ये बॉल है और यहाँ पे 10 kg का फोर्स लग रहा है, ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ 40 न्यूटन लग रहा है, तो एक तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन, 40 न्यूटन, 40. एक लगेगा 10 जी, एक लगेगा नॉर्मल, क्लियर है क्या बात। Yes. तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल इससे टच हो जाएंगे कभी, अरे ये हिलेगा ही नहीं, वो रेस्ट पे रहेगा. वो रेस्ट पे रहेगा। तो अगर जो दीवार को यहाँ भी रख दोगे इसके बराबर में, तो क्या ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं। तो रिएक्शन, अरे इस एक्सटर्नल फोर्स को किसने बैलेंस कर लिया, स्टैटिक फोर्स ने, तो दीवार की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फर्स्ट केस में रिएक्शन फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक कितना लिख दूं, 0। नहीं है बात समझ में, कैसे, 40 F इक्वल टू एफ एस प्लस आर, F कितना है 40, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना 40 R, तो रिएक्शन बाई वॉल कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है नहीं। Yes. अब सेकेंड वाला पार्ट मेरे को करके दिखाऊंगा। Okay, sir. जब कॉपी कर लो तो बता देना, मैं सेकंड करूंगा फिर। मेरा सेकंड, मेरा आंसर 10 न्यूटन आ रहा है. 10 न्यूटन आ रहा है, गलत आ रहा है, नहीं 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 सॉरी सॉरी, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। अरे सेकंड में ऐसे बनेगा, सही है,
हाँ लेफ्ट पे 50 लगेगा और ये 60 लगेगा। जब ये 60 लगेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना हो सकता है? एफएस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगेगा यहाँ पे। लेकिन ये तो रेस्ट में है, एक्सेलरेशन इसका कितना है? 0, इक्विलिब्रियम में है। सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम तो इधर धकेलने वाला फोर्स कितना है? 60 इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स कितना है? एफएस मैक्स। और रिएक्शन कितनी लगेगी? आर। तो कितना हो जाएगा? एफएस मैक्स की वैल्यू 50 प्लस आर, तो आर कितना हो जाएगा बेटा? 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अब ये दीवार से सट जाएगा, रोकेगा कौन इसे? ये दीवार। कितना फोर्स लगा के? 10 न्यूटन। क्वेश्चन क्लियर है क्या नहीं? सही है क्या बात? कॉपी साफ कर दो भाई। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपके समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन लिख लो। ये है आपका ब्लॉक और 10 kg का ब्लॉक है। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहां म्यू एस की वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.45 है और यहां पे आपने फोर्स लगाया हुआ है। तो कह रहा है ये फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक and force of friction if first F external लिख देता हूं मैं इसे, F external is कितना है भाई? 40 न्यूटन है पहले केस में। दूसरे केस में कितना है भाई? F external 60 न्यूटन है। क्लियर है क्या बात? करें भी क्वेश्चन। ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखना। लेकिन जब क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के अलग अलग ना दी हो तो उसे ही म्यू एस और उसे ही म्यू के भी मान लेना। अब ध्यान दो, सबसे पहले जब आपको ये दे दें हिसाब किताब फ्रिक्शन का, तो सबसे पहले एफ एस मैक्स और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो पहले। सही है? सॉल्व बाद में करना, पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी देखो, ये तो हो गया 10G और ये हो गया नॉर्मल, है ना भाई? तो नॉर्मल कितना होगा? 10G। तो ये एफएस मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू एस इनटू एन। म्यू एस कितना हो जाएगा भाई? 0.5 और एन हो जाएगा 10G। तो कितना जाएगा? 50 न्यूटन हो गया एफएस मैक्स और ये हो जाएगा म्यू के इनटू एन 0.45
इंटू 10G 45 45 न्यूटन। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो आप, सही है। yes अब हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, जब एफ एक्सटर्नल कितना है 40 न्यूटन लगाया आपने 10 केजी के ब्लॉक पर, एफ एक्सटर्नल लगाया आपने, तो एक तो लगेगा इस पे 10G और एक लगेगा इस पे नॉर्मल। अब बताओ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 50। इसका मतलब ये है कि इसे हिलाने के लिए कम से कम कितने फोर्स की आवश्यकता है 50 न्यूटन। और लगा कितने रहे हैं हम 40। तो क्या हिलेगा ये? नो, इट विल बी एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट। बिल्कुल सही बात है। रेस्ट पे क्यों रहेगा भाई? क्योंकि इसके फ्रिक्शन लगने लगेगा पीछे की ओर। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सेल्फ एडजस्टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना लगेगा भाई स्टैटिक फ्रिक्शन? 40 न्यूटन। वेरी गुड, 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लगेगा 40 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का? कितना? 0। नहीं आई बात समझ में? yes sir अब सेकंड का बताओ मेरे को जरा हिसाब किताब। बोलो भाई सेकंड का। देखो मैं ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, करो आप भी करो, ट्राई करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के सवाल में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिटिंग और काइनेटिक की। उसके बाद सॉल्व करना चालू करेंगे क्वेश्चन। कितना आया आंसर? 8.5 एक्सेलरेशन है। देखो ये तो आ गया 60 न्यूटन 10G। एवरेज सही बनाना, नॉर्मल। अब यहां लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चल जाएगा। और चल जाएगा तो यहां फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये नहीं लगाया आपने, है ना? इट विल बी मोशन, motion is there, therefore block is moving, block is in motion, therefore kinetic friction will be applied। देखिए एक बात समझ में, काइनेटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 45 न्यूटन। आगे बात समझ में? तो एक्सेलरेशन कितना लिख दूंगा अब तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा। कितना लगाऊं? 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 into a। तो 15 इज इक्वल टू 10 into a इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? yes sir मेरे ख्याल से आपने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया था ना बेटा? स्टैटिक और काइनेटिक में दोनों तो लगे हैं। अरे एक ही तो लगेगा। जब गति करेगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ध्यान है ना आपको? स्टैटिक टाइम को 60 न्यूटन के साथ कैंसिल किया
किया तो 10 न्यूटन का फोर्स राइट पे आया, उसके बाद मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ध्यान से देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले लिमिटिंग यानी एफएस मैक्स और एफ के निकाल के देख लेना, तो पता लगेगा। अगर जो मान लेते हैं यहाँ देखो, यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो यहाँ पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा? 0 नहीं, फ्रिक्शन अबे 50 पे 50 लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना? ये है वहां। क्वेश्चन देखो एक बार और, देखो इसमें मतलब मैंने अच्छे ही सवाल कराए हैं इस बच्ची को भी, सही है, अच्छे सवाल हैं तो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था भाई, यहाँ पे 10 kg का फोर्स बोर्ड था, यहाँ पे मान लिया फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, और यहाँ है म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.45। हमें यहाँ पे m रखना है ताकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। लिख लो क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन फाइंड मिनिमम value of small m so that there is no relative motion, so that it does not 10 kg block does not move even 60 Newton force is applied। इस m की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हम 10 न्यूटन का 60 न्यूटन का फोर्स लगाएं तब भी गति ना करें। हाँ भाई बताओ जरा कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, जब ये ब्लॉक गति ना करे तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे? रेस्ट पे। तो जब ये दोनों रेस्ट पे होंगे तो मैं इन्हें एक एफबीडी बना लूं क्या? कैसे करके U 10 प्लस n, यहां पे लग रहा है फोर्स 60 न्यूटन, यहां पे लगेगा 10 प्लस mg, यहां लगेगा नॉर्मल, यहां लगेगा फ्रिक्शन। बताओ तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। अब ये बताओ कि ये गति ना करे, मोशन ना करे, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? नहीं, Fs की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल होगी या लेस या इक्वल होगी। भाई Fs या तो ज्यादा हो या उससे बराबर हो। बोलो बोलो, अरे ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तब भी रेस्ट पे रहेगा। हाँ वो सेल्फ एडजस्टेबल है, ऐसे जादू नहीं होने वाला कि फोर्स इधर लगाओ और ब्लॉक इधर चलने लगे। ये तो कम कर दोगे तो अपने आप से ही कम हो जाएगा, समझे? तो Fs max कितना हो सकता है? Fs max म्यू s into n
म्यूएस कितना है 0.5 0.5 नॉर्मल कितना लिखूं 10 plus mg दिस इज द आंसर। तुम आईआईटी के बच्चे हो तो इस तरीके से कराया मैंने, नीट वाले बच्चों को तो ऐसे ही करा देते हैं बस। तुम इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो इसलिए बेटा आपको ऐसे करा दिए। बिल्कुल सही सॉल्यूशन है ना। Yes, लिखिए। सही है क्या बात? Yes, sir. आंसर निकाल दोगे? Yes, sir. Wait for the minute. निकालो।
हाँ भाई देखो इधर, जब ये रेस्ट पे रहेगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूं यहाँ पर, है ना भाई, ये रहेगा इस जगह और ये रहेगा 10 kg यूं और ये रहेगा 5 kg ऐसे, यहां रहेगा m और ये इस पे ऐसे रहेगा। सही है क्या बात? तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा 10g और यहाँ टेंशन लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। भाई कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? बोलो काइनेटिक, स्टैटिक, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। तो क्या मैं इसका एफबीडी ऐसे बना लूं पूरा सिस्टम, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। तो अगर जो रेस्ट पे रहना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन T। यहां पे लगेगा 5 प्लस mg और ये लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू m प्लस 5g हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन μs इनटू n, यानी मैक्स लेंगे, मैक्स है ना भाई, ग्रेटर देन टेंशन। μs की वैल्यू कितनी है 0.4 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 प्लस mg इनटू, है ना, टेंशन कितना हुआ, टेंशन हो जाएगा 10g, तो g से g कट जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा 5 प्लस m शुड ग्रेटर देन 10 अपॉन 0.4 और ये हो जाएगा m प्लस 5 शुड ग्रेटर देन 25, m शुड ग्रेटर देन 20 kg। ये आंसर आ गया। सही है क्या बात? यस सर। हाँ, वीडियो और वॉइस तो क्लियर सुनाई दे रही है आपको साइना? यस सर। वेरी गुड। यस सर, ये मतलब एक हो गया है, तो और क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन पे। स्टैटिक फ्रिक्शन पे ये बताओ मेरे को कि, पहले मैं कुछ एग्जांपल और करा देता हूं, ऐसे बोर्ड पे देखो कि यह है 5 kg का ब्लॉक, है ना, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.4, ऐसे दे रखा है 0.3 मान लेते हैं, चलो सही है ना बात। तो एक फोर्स लग रहा है F और ये लग रहा है 37 न्यूटन पर डिग्री पर। क्लियर है क्या बात? तो ये यू कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, find the minimum value of F so that block can move, block can move। find the minimum value of F so that block can move। कितनी मिनिमम वैल्यू आप इसकी लोगे? क्लियर है क्या बात? यस सर। देखो कैसे बनाएंगे इसका एफबीडी। एक तो लगेगा 5G इधर की ओर, सही है, और एक लगेगा F और ये लगेगा 37, F cos 37, इसे लिख लेंगे F sin 37, लगेगा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और लगेगा यहाँ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है ना, Fs मैक्स लगेगा। क्लियर है क्या बात? तो वो ये कह रहा है कि मूव कर जाए, मूव कर जाए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? सर
यहाँ पे अपने स्टैटिक मूव करेगा तो काइनेटिक होना शुरू करेगा। मिनिमम वैल्यू सो दैट मूव कैन मूव। अगर जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया मैक्सिमम वाला, तो इसके बाद तो मूव करेगा ही करेगा। ये कह रहा कैन मूव, मतलब इसे आप हिला सको। एक टेबल है भाई, आप फोर्स बताओ कि आप उस टेबल को हिला सको, तो चल नहीं रहा है वो। तो जस्ट चलने वाला है, सही है ना? हाँ, चल नहीं रहा है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे भाई? कंडीशन ये लगाएंगे कि Fs max should be greater than and equal to f cos 37, और Fs max कितना होगा? mu s into n cos 37 कितना होगा? 4/5। सही है। लेकिन नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी Fs max equal to f cos 37 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इक्विलिब्रियम में तो करना ही है। हाँ, सही बात है, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सही, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे भी आंसर वही आता, मतलब मिनिमम है ना, शुड ग्रेटर देन। सही बात है, इक्वल नहीं आएगा। कैन मूव ऐसे है। चलो, इसका फिजिक्स में इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन सही बात तो सही है। तो म्यूएस इनटू कितना आएगा? 3, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी लिख दूं भाई? 50 माइनस 3/5। ये नॉर्मल की वैल्यू समझ में आती है क्या आपको? इधर गुणा कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये आंसर। एक मिनट, थोड़ा सा इनइक्वालिटी का साइन अब भी गलत लगा दिया हमने साइन। अब कैसे? क्या करती है? हैं? अरे ये कह रहा हूं कैन मूव का मतलब है कि ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, जब तो मूव करेगा। मतलब अंग्रेजी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैन मूव, फोर्स इससे ज्यादा होगा तभी मूव कर सकता है। हमने तो लेस देन लिया है, ये बात है। इससे ज्यादा होगा तभी मूव कर सकता है। कॉपी कर लो तो बता देना। सही है। अच्छा, अगर जो देखो इंग्लिश पढ़नी है ठीक तरीके से और इनइक्वालिटी का साइन भी ठीक तरीके से पढ़ना है। अगर जो यहाँ पे ऐसे आता, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक कैन
ब्लॉक इज एट रेस्ट, तब क्या बनती है इक्वेशन? मैक्सिमम कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे, रेस्ट पे रहने के लिए इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो, हाँ, ये आता है ना भाई। तो इंग्लिश का भी फर्क पड़ता है ऐसे। इसमें इक्वल टू भी लग सकता है ना? हाँ, इसमें इक्वल टू भी लग सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें इक्वल टू भी लगेगा क्योंकि इक्वल टू में भी रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इंग्लिश का भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया है ना, कॉपी कर लो आप। वेरी गुड। तो मतलब फ्रिक्शन अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में, और क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल बताओ, फाइंड acceleration of system of blocks, है ना? जैसे कि ये है आपका 53, यहाँ पे लगा दिया 10 kg, और ये पुली जा रही है और यहाँ पे लटका हुआ है m। सही है मेरी बात? तो acceleration of blocks and friction applied by incline on 10 kg block, ये है क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? ऐसे, और न्यू एस दे दिया 0.4 और न्यू के दे दिया 0.3। सही है? ए फर्स्ट m is equal to second m is equal to 2 kg, m कितना आएगा भाई? cos 53 100 into 3/5 आएगा 60 न्यूटन। M is equal to 1 kg, M is equal to 3 kg. पानी की मदद से हाँ भाई, कर दो भाई। अब तो कुछ खास नहीं लग रहा होगा हमको इसमें, है ना? अब तो आसान है भाई। आप इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आपको ये तो पता नहीं कि स्टैटिक लगेगा काइनेटिक, तो सबसे पहले एफएस मैक्स और एफ के फाइंड कर लो आप। सही है ना? तो देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। यहाँ ये ऐसे है, मान लिया 53 ऐसे लगेगा सिस्टम पे, ये होगा m, तो बोर्ड पे देखो इधर, ये है 10 kg, है ना भाई? तो ये तो 10g लगेगा इधर, ये लगेगा 10g cos 53
इधर लगेगा 10g sin 53 और लगेगा नॉर्मल, और इसमें टेंशन टी है होगा। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी भाई? नॉर्मल की वैल्यू 10g cos 53 100 cos 53 3/5, नॉर्मल आ जाएगा 60 न्यूटन। तो जी यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यूएस इनटू एन 0.4 इनटू एन, ये लग सकता है। आगे बात समझ में? तो कितना लगेगा? 24 न्यूटन। सही है भाई बात। और जो काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक लगेगा 0.3 इंटू 60 न्यूटन, 6 के 18 न्यूटन, ऐसे लगेगा। बोलो। अब फर्स्ट केस में लिख लो भाई। फर्स्ट केस में m है 1 kg, ये यहां दोबारा चित्र बनाना ही पड़ेगा अपने को, दोबारा चित्र बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 kg है तो यहाँ 1g है ना। और ये फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा बेटा 80 न्यूटन। ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 80 न्यूटन। बोलो, देखो। और ये लग रहा है टेंशन, मान लेते हैं 10g है, तो इधर कितना लगेगा? 10g। वन जी 10 न्यूटन। हेलो, नहीं आज तो छुट्टी है बेटा, है ना। बताना भी कौन सा फोर्स लग सकता है, ये बताओ मेरे को। एक मिनट। काइनेटिक लगेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो 80 से रोकने वाला 10 न्यूटन है, और स्टैटिक तो 24 हो सकता है, और काइनेटिक है 18, तो काइनेटिक लग जाएगा कितना? Fk, है ना भाई, क्योंकि चलेगा फिर तो ये। सुनो मेरी बात, जब ये काइनेटिक लगेगा ना, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी हो जाएगा, फिर ध्यान रखना इस बात का। टेंशन 1g नहीं रहने का यहाँ। नहीं आई बात समझ में? तो ऐसा क्यों होगा? बेटा टेंशन 1g होगा तो 1 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होगा फिर, तो यानी मोशन होगी इसमें। तो मोशन होगी तो एक्सेलरेशन इसका इधर की ओर होगा, इसका इधर की ओर होगा। बोलो। तो अब देखो, ये तो पता चल गया कि यहां 80 न्यूटन तो खींचने वाला फोर्स है और 10 न्यूटन रोकने वाला फोर्स है। दूसरी बात, मैक्सिमम फोर्स इसे रोक सकता है 24, तो रुकेगा ही नहीं ये, तो समझे? तो ये चलेगा, जब चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए काइनेटिक लगा दिया। तो क्या मेरे को आप F net इक्वल टू F बता सकते हो? चलाने वाला फोर्स कौन सा है? 80 माइनस Fk माइनस 1g इज इक्वल टू 81 इंटू ए। क्या बात समझ में आती है ये?
तो वो 81 के लेवल हो चाहिए ना 80 10 मार्क्स तो 10 प्लस 1 है हाँ तो 81 लिख दिया ना मैंने, सॉरी सॉरी 10 प्लस 1 11 ए आएगा वो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना निकाला था हमने 18, 80 माइनस 18 माइनस 10 बराबर 11 ए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, 80 80 माइनस 28 इज इक्वल टू 11 है, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई, 7 में से 2 गए तो 5/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज काइनेटिक and it is equal to 18 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो यहां तक। अब मैं आपको इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। सिक्स केजी करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी चलने ही लगेगा फिर। सेकंड पार्ट में m की जगह 6 केजी कर देना भाई, तभी क्वेश्चन सही बनेगा, है ना। कॉपी कर दिया। हाँ भाई, तो मेरे को अब 6 केजी वाला बना के दिखा दो जरा। 6 केजी में सेकंड पार्ट लिखो। मैं तो देखो इतना ही कर रहा हूं, सेकंड आप यहां पे लिखना और इसे कर लेना 6 केजी। अब सोचो और बताओ क्या है आंसर इसका। बताओ, इसे दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा भाई। बहुत अच्छे लगता है। हाँ भाई, बताओ जरा।
कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं अपन। देखो इसमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब सोचने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है इसमें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहां लगेगा 60 यानी कि 60 न्यूटन, तो खींचने वाला फोर्स कितना है 80 न्यूटन और रोकने वाला फोर्स कितना है 60 न्यूटन। अगर जो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तो चलने लगता। अब यहां देखो यह फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, ये देखना है आपने, कौन सा लगेगा। ऑब्जर्व करना। अरे काइनेटिक कैसे लगेगा, 24 न्यूटन, बताओ जरा। 80 तो इधर लग रहा है, मान लिया रेस्ट पे है, मान तो 60 न्यूटन यहां लगेगा, तो इसे चला, ये मान लिया स्टैटिक लग रहा है मान लिया। अब यहां देखो आप ऐसे देखो स्टैटिक लग रहा है मान लिया ये है 24 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन, तो 60 और 24 कितना हो गया 84 न्यूटन होनी हो गया ये तो स्टैटिक लगेगा काइनेटिक नहीं लगने का, ये रुका रहेगा। स्टैटिक कितना लगेगा वो कितना 20 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक भी नहीं लगने का, लिमिटिंग नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा 20 न्यूटन। बताओ जरा, समझ में आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा तब जाकर के आंसर आएगा, है ना। फ्रिक्शन विल बी सेल्फ एडजस्टेबल स्टैटिक, है ना। Fs इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एफबीडी बना लेंगे यहाँ पे, नहीं ऐसे 80 इज इक्वल टू 60 प्लस Fs, तो कितना आएगा Fs 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 0। तो बात क्लियर है क्या नहीं साइना। तो ये बात है। हो गया, कॉपी कर लिया। तो अब मेरे को ये बात बताओ, ये सवाल तो हो गया है ना, इसी टाइप से ऑब्जर्व कर करके बताना है अपने को कि यहां पे एक वॉल है ऐसे करके और यहां पर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, स्मूथ है, सही है क्या बात। आपने यहां 20 न्यूटन का एफ एक्सटर्नल लगा दिया, फाइंड, एक तो रिएक्शन बतानी है, रिएक्शन, फाइंड रिएक्शन between wall and block and acceleration of block। बताओ भाई,
हाँ भाई कर लिया कॉपी। कितना रिएक्शन कितनी आएगी बताओ। एफबीडी, एफबीडी बनाओ इसका। कितने फोर्स लगेंगे इस पे? एक तो 2G, एक F एक्सटर्नल, और कौन सा लगेगा बताओ। दीवार लगाएगी नहीं लगाएगी? किधर की ओर लगाएगी? रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर, सही है। या आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। बोलो क्या फ्रिक्शन है? अरे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0। तो क्या और कोई फोर्स लगेगा बेटा बताओ। यहां तो दीवार है और आप इसे यूं दबा रहे हो, तो यदि मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लूं तो मेरे को बता सकते हो इसमें एक्स एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, एक दबाने वाला, एक रोकने वाला। तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में कितना होगा? क्या ये दीवार तोड़ के उधर चली जाएगी? नहीं। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसलिए दबाने वाला फोर्स इक्वल टू रोकने वाला फोर्स। सही है क्या बात? लेकिन वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक। तो मेरे को बताओ वाई डायरेक्शन का क्या हिसाब है? इन वाई डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाई लगा दो। एफ नेट कितना है? 2G और मास कितना है? 2a। तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना हो गया? g डाउनवर्ड, यानी ए वाई हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये बात है। दोबारा से बोलो। हाँ ये कांटेक्ट में मैं दिखा देता हूँ ऐसे। अगर जो मैं ऐसे बताऊंगा तो मजा नहीं आता मेरे को बनाने में, ऐसे यूं करके नहीं, क्योंकि अभी जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगाएंगे तो इन ये कांटेक्ट में है, ये ऐसे नहीं है ना। तो अगर जो अपन दिखाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूं ऐसे, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखानी होती है ना इस पे, तो फिर कैसे कैसे दिखाएंगे, इसलिए हल्का सा गैप छोड़ देता हूं मैं। अपनी थोड़ी सी हैबिट पे पड़ गई है, जैसे मान ले ब्लॉक बनाते हैं ना तो हम ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ी सी गैप छोड़ देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन दिखानी होती है ना अपने को, इसलिए। नहीं, अब कंप्यूटर से किताब पे चित्र बने होते हैं तो उसमें तो आ जाती है, बोर्ड पे कैसे बनाएंगे हम? नहीं, इसलिए। वेरी गुड। अब ये बताओ, सेम क्वेश्चन में लिख लो, इफ फाइंड ए ऑफ ब्लॉक in previous question if mu is equal to 0.1। अब बताओ आंसर। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1। फिर दोबारा से ही बना लेंगे क्वेश्चन को, है ना, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। यह कितना 2 मिनट में बन जाएगा। यह 20 न्यूटन, यह बॉल, और म्यू कितना दे रखा है? 0.1। अब बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो इससे फोर्स कितना लगेगा? एक तो 2G
एक लगेगा रिएक्शन, क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? किधर की ओर लगेगा? ब्लॉक 2 kg पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा नीचे? ऊपर लगेगा, क्योंकि पहले तो सुनो मेरी बात, सबसे पहला काम है ना यहाँ पे म्यू दे रखा है, म्यू एस है ना म्यू के है, तो हमारे लिए यही म्यू एस और म्यू के हो जाएगा पहली बात। सही है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। इसमें जो फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो होगा म्यू इनटू एन। और एन की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो नॉर्मल लिख देता हूं। एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 20 न्यूटन। सही है ना, ये एन इसके 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और म्यू कितना है? 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन है 20, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 2 न्यूटन। कैसे लगेगा फ्रिक्शन? 2g तो इधर, और फ्रिक्शन इस वाली सरफेस पे लगेगा ऊपर की ओर, ये लगेगा 20 न्यूटन इधर, और यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये होगा 2 kg, और फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन आएगा a डाउनवर्ड। कितना अच्छा एफबीडी बनाया मैंने, देखो सही है ना? एक्सेलरेशन निकाल देंगे अब। कितना आएगा भाई? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस निकाल लेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट आएगा 2g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 इनटू ए, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a, 18 इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। है ना? सेम क्वेश्चन में फिर से मैं बना देता हूं, है ना? आप भी बना लेना, 1 मिनट में यूं ही बन जाएगा। ये 2 kg है, ये म्यू है, आपने यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, और ये बॉल है। सही है, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, मिनिमम value of mu so that there is no relative motion। बताओ mu की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि रिलेटिव मोशन ना हो? रिलेटिव मोशन का मतलब ब्लॉक should not move, ऐसी वैल्यू आपको बतानी है। म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर, है ना? तो ऐसे बना लेंगे। चलो कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। तो स्टैटिक फोर्स शुड ग्रेटर देन, स्टैटिक फोर्स शुड ग्रेटर देन 2g म्यू एस इनटू एन। 2g n कितना होगा? यहाँ पे n लगेगा कितना? 20 शुड ग्रेटर देन 20, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। लेकिन अब हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, और यहां पर 2 kg है ना भाई, और ये फोर्स लगा देते हैं 20 न्यूटन। म्यू एस की वैल्यू 1.2 है। फाइंड फ्रिक्शन। नाउ फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बताओ भाई ये क्या है? वॉल। अब आंसर बताओ।
हाँ भाई, कितना आंसर आया साइना? एक सेकंड। कितना है? पॉइंट एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का? वेरी गुड। अब अपने वाले आंसर को ऐसे करके काट देना, यूं करके। कितना है आंसर? अच्छा अच्छा, करो तो करो। रेस्ट फ्री रहेगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स वेरी गुड, गुड। आधे घंटे बाद चल रहे। अरे बिल्कुल सही बात है, समझे? पहले तो सबसे पहले आप यहां पर एफएस मैक्स कैलकुलेट करो। एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इनटू एन। नॉर्मल कितना लगेगा इस पे? इतना, और ये है 20, तो नॉर्मल तो हो जाएगा 20 न्यूटन। तो एफएस मैक्स जो होगा, एफएस मैक्स वो कितना होगा? म्यू एस इनटू एन। म्यू एस है 1.2 इनटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है भाई? एन की वैल्यू है 20, तो आगे 24 न्यूटन। यहां पे लगेगा 2g, और जो यहां फोर्स लग सकता है वो कितने अधिकतर तक लग सकता है? 24 न्यूटन तक। लेकिन जरूर ये तो सेल्फ एडजस्टेबल है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो खींचने वाला फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 24 न्यूटन। तो 24 में से 20 ही ले लेगा वो, फिर 20 न्यूटन बस रेस्ट में हो जाएगा। रोकने वाला फोर्स बराबर खींचने वाला फोर्स, है ना? एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात? ये है सवाल। तो सही है, मतलब आपको समझ में तो आ ही बात, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पैदल चलना होगी?
हाँ भाई देखो, अब एक कॉन्सेप्ट बताना मेरे को, ऐसे लिखो, फाइंड द मिनिमम एंगल theta of minimum angle of theta of incline so that block remains at rest as shown in figure। बताओ मेरे को, जैसे ये है, ये थीटा है, यहां ब्लॉक है, मास और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू एस। बताओ मिनिमम एंगल कितना होगा? मिनिमम नहीं मैक्सिमम वर्ड आएगा। मैक्सिमम एंगल कितना होगा? ये इंक्लिनेशन। मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, पहले लिख लो। देखो बोर्ड पे देखो आप, मैं इसे बताता हूं। जैसे ये है मान लिया, तो रेस्ट पे है, नहीं रेस्ट पे है, सही है भाई। अब अगर जो मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाऊं तो अभी भी रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे है, तो मैक्सिमम अब तो चलने लगा है। नहीं आई बात समझ में? तो आपको ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है। अंग्रेजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप भावनाओं को समझो। मिनिमम एंगल थीटा ऑफ इंक्लाइन, इंग्लिश में सही लिखी है लगभग, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट एज शोन इन फिगर। तो देखो चित्र, तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। मैं अब बनाता हूं, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, बोर्ड पे देखो, इधर की ओर जो फोर्स लगेगा, जो खींचने वाला फोर्स होगा, वो होगा साइन थीटा। ये होगा ना ये mg, और ये होगा mg cos थीटा, और ये होगा थीटा। ये हो जाएगा नॉर्मल। तो इसे रोकेगा कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। रोकेगा ना रोकेगा? तो ये रुका रहे की कंडीशन क्या होगी साइना? cos theta is equal to fs. ये fs should be greater than. क्लियर है? और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेंगे, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इनटू एन, और ये होगा म्यू mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg से mg कट जाएगा, tan sin थीटा शुड लेस देन म्यू cos थीटा। ये इधर आ जाएगा, tan थीटा शुड लेस देन म्यू, और थीटा शुड लेस देन इनवर्स tan इनवर्स म्यू। क्लियर है क्या बात? ये जो एंगल कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। कितना होगा एंगल ऑफ रिपोज? मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, हाँ हाँ बताइए। कहाँ पे रहते हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है। आप कौन से स्कूल में बेटा?
शायद आपको कर दिया है। हाँ, तो 11वीं क्लास में आप 11वीं क्लास में सही है भाई। एंगल ऑफ रिपोज क्लियर है। Yes, sir. एंगल ऑफ रिपोज को हम ज्यादा बेटर रहेगा अल्फा लिख लें। तो एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल होता है? ये एंगल होता है कि जब ये mg sin थीटा और म्यू mg cos अल्फा बराबर हो जाए, ये चलने लगे। ब्लॉक इज just starts its motion on inclined plane। ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो tan अल्फा की ऐसे देखिए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होगा बेटा, म्यू ये होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करना, एंगल ऑफ रिपोज को। तो अब ये बताओ कि मान लीजिए ये इंक्लाइन है और इसका एंगल है थीटा और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, तो ये ब्लॉक है m। तो if थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो बताओ ब्लॉक विल मूव डाउन, करेगा नहीं करेगा? Yes. डाउन मूव करेगा। देन जब डाउन मूव करेगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बता सकते हो? अरे mg sin थीटा तो इधर लगेगा, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा भाई इसका? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। बताया था नहीं बताया था आपको? Yes, sir. तो ब्लॉक हमेशा मूव नहीं करेगा, ब्लॉक तभी मूव करेगा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan इनवर्स म्यू से ज्यादा होगा। Yes. But if theta is less than and equal to tan inverse mu s, यहाँ पे म्यू लिख लो चाहे म्यू एस लिख लो, है ना भाई, ऐसे लिख लो, है ना? Then block will be at rest and static friction, static self adjustable friction will be applied। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ये बात। तो एंगल ऑफ रिपोज को इस तरीके से आप सोच सकते हैं। क्लियर है क्या बात? सर इसमें थीटा शुड बी लेस देन tan इनवर्स होना चाहिए ना? लेस देन क्यों, इक्वल होगा तब भी तो रेस्ट पे रहेगा बेटा।
के नहीं, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तब भी रेस्ट पे रहेगा। हाँ भाई, अब ऐसा करो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। आप अपने डाउट पूछ लो अब, है ना? ओके सर। हाँ। तो मेंटेनिंग और मोशन की वो शीट